विधान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 30 मई 2021 को हमने एक टेस्ट लिया था। उस टेस्ट में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नेंस, शासन के अंग कौन-कौन से हैं और प्रजातांत्रिक सरकारों की किस-किस प्रकार कौन-कौन से प्रकार होते हैं। तो उन सभी टॉपिक्स से संबंधित एक सम्मिलित टेस्ट हमने लिया था। उसी टेस्ट का आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, ये पहले नंबर का प्रश्न था कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन-सा है? तो इन कथनों को पढ़ लेते हैं। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही बात है कि संविधान सभा में जो भी कार्यवाही की गई, संविधान निर्माण किया गया, तो उनमें अलग-अलग काम अलग-अलग समितियों को सौंपा गया था। ड्राफ्ट समिति को कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का कार्य सौंपा गया था। यूनियन पावर्स कमिटी थी जिसको नेहरू जी चेयर कर रहे थे। मूलभूत अधिकार और माइनॉरिटी से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अलग समिति बनाई गई थी जिसको सरदार पटेल जी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये अलग-अलग समितियाँ थी जिनका काम अलग-अलग था। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा आप देखते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव था वो प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा किया गया था और उस समय प्रोविंशियल असेंबली में अ, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसका उसके आधार पर संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था और उन सब में इस बातों का भी इन बातों का भी ध्यान रखा गया था कि जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व संविधान सभा में मिले। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी सही होता है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो ये बात सही है। ये बात सही नहीं है। इसका निर्वाचन जो है वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा किया गया था। ये बात तो सही है कि उसका संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो वयस्क मताधिकार द्वारा किया गया था। क्यों? क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की असेंबली द्वारा चुना गया था और प्रांतों की असेंबली में तो बड़े लोग ही थे, वयस्क लोग ही थे, तो वयस्क मताधिकार के द्वारा तो चुना गया था, लेकिन वो सार्वभौम नहीं था, मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को नहीं चुना गया था। मतलब ये जो थर्ड नंबर का स्टेटमेंट है वो गलत होता है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की छठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। आपको पता होगा कि जब संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव प्रांतीय असेंबली के द्वारा किया गया और प्रांतीय असेंबली के सदस्यों का जो चुनाव है वो एक सीमित मताधिकार के द्वारा किया गया था। सीमित मताधिकार जिसमें कि जो कुछ दर्जे के लोग हैं, कुछ विशिष्ट दर्जे के लोग हैं, उनको ही मताधिकार करने का अधिकार था। सामान्य लोगों को एक तरीके से नहीं था। तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही है कि सीमित मताधिकार के द्वारा चुना गया था। तो गलत ऑप्शन आपका ऑप्शन सी होता है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ये देखिए इसका सीधा-सीधा आंसर ये है कि संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा चुना गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। उसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता के 36 बँटवारे को निरूपित करता है। तो देखो 36 बँटवारा मैं आपको जब शासन का अंग पढ़ा रहा था तो उस समय बताया भी था कि शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों अपना काम जो है वो अपने हिसाब से करती हैं और ये इनको 36 बँटवारा भी कहते हैं, हॉरिज़ॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। जो ये दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, तो ये जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? बँटवारा या वितरण। तो ऑप्शन 2 तो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। उस हिसाब से आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 4th नंबर का प्रश्न देखते हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बँटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए आवश्यक है। तो देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो सत्ता का बँटवारा है, वो 7वीं अनुसूची के माध्यम से होता है कि एक केंद्र सूची होती है, उसमें केंद्र
अपने विषय पर कानून बना सकता है, राज्य अपने विषय पर कानून बना सकता है, जो राजस्व सूची के विषय होते हैं उनमें और समवर्ती सूची के विषय पे दोनों ही कानून बना सकते हैं। और यदि इस व्यवस्था में परिवर्तन करना है तो उससे संघात्मक व्यवस्था, शासन की जो संघात्मक व्यवस्था जो है वो प्रभावित होती है। तो ऐसी कोई भी संविधान में परिवर्तन करना हो जिससे शासन की संघात्मक व्यवस्था प्रभावित हो या परिवर्तित हो, तो ऐसे व्यवस्थाओं, ऐसे चेंजेस के लिए संसद के दोनों ही सदनों का विशेष बहुमत और साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों का ब अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस हिसाब से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ-साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के मूल अधिकार का जिक्र है। उसमें कुछ-कुछ ऐसे राइट्स से भारत की सामान्य जनता को दिया गया है, जो कि सरकारें चाहे कोई भी आए, वो नहीं छीन सकती है। यदि छीना जा रहा है या सीमित किया जा रहा है उन अधिकारों को, तो व्यक्ति सीधे-सीधे कोर्ट जा सकता है और उनकी बहाली के लिए या उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कोर्ट से रिट जारी करवा सकता है। तो इस तरीके से मौलिक अधिकार जो है वो राज्य की सत्ता के साथ-साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा गया है, बिल्कुल सही बात है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होता है। 6वें नंबर का प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हमने पहले ही बता दिया कि 24 जनवरी 1950 को हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिया गया है, इसमें कोई भी व्यक्ति यदि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो वो सीधे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वहाँ से अपने अधिकारों के परिपालन के लिए वो रिट की माँग कर सकता है। तो ये है, संविधान सभा की प्रथम बैठक आपको हमने बता चुका था कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। फिर देखते हैं ऑप्शन डी स्टेटमेंट डी, संविधान का हस्तलेखन प्रेम बिहारी नारायण जी के द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से जो राइट ऑप्शन आएगा वो A1, B4, C3, A1, B4, C3 तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल हैं? तो ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि संसद के अंगों में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। तो उस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है, वो 7th का बी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। सरकार के अंगों में शामिल है, सरकार के अंगों में शामिल है, कार्यपालिका शामिल है, विधायिका शामिल है, न्यायपालिका शामिल है, नगरपालिका शामिल नहीं है। तो ये तो पहले ही हम पढ़ा चुके हैं आपको, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं? संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा कर लिया था। तो ये देखते हैं क्या-क्या है, 2 या अधिक स्तरों पर सरकार होती है, सही बात है। जैसे भारत में त्रिस्तरीय सरकार है, एक तो केंद्र की सरकार, एक राज्य की सरकार और एक जो है लोकल गवर्नमेंट की सरकार यानी कि पंचायत और नगर पालिकाएँ। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कानून बनाने पर कर वसूलने और प्रशासन का अपना-अपना अधिकार क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना-अपना अधिकार क्षेत्र है। केंद्र सूची पे शामिल विषयों पर केंद्र अपना कानून बनाती है, राज्य सूची पर शामिल विषयों पर राज्य अपना कानून बनाती है। तो इस तरीके से अलग-अलग सूचियाँ बनी हुई हैं। संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा दी गई है। ये बिल्कुल सही बात है, संविधान में ही केंद्र सरकार के बारे में, राज्य सरकारों के बारे में अलग से ज़िक्र है और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत बॉडीज़ को भी संविधान में दर्जा दिया गया है, मतलब एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। राज्य की सरकार केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट तो नहीं है क्योंकि राज्य की जो सरकार होती है, वहाँ की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वो राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व रखती है। केंद्र के प्रति उसको उत्तरदायित्व रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 4th नंबर का जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। उस हिसाब से अपना राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 1, 2 एंड 3 तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन सी है। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आपको पता होगा कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने ही की थी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सीनियर व्यक्ति थे वहाँ पे उस दिन। और उसके बाद हम देखेंगे कि भई 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए। उनके पहले तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ही 2-3 दिनों तक लगभग उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इस तरीके से ये हो गया। 11वें नंबर के प्रश्न में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है?
तो संविधान सभा के विषय में कौन से कथन सत्य नहीं है? वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। देखिए, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी ऐसा करके लिखा हुआ है। एक्चुअली में जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो वयस्क के द्वारा ही किया गया था, वयस्कों के द्वारा ही किया गया था। ये वयस्क कौन थे? जो प्रांतों में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनके द्वारा ही इन सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत होता है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित था। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं, ये संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के तौर पे नहीं हुआ था, जनता सीधे उन्हें वोट नहीं की थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन के तौर पे नहीं हुआ था। ठीक है, वह बहुदलीय निकाय थी, ये बात सही है कि संविधान सभा में बहुत सारे दलों की वहाँ पे उपस्थिति थी, कांग्रेस थी, जो फॉरवर्ड ब्लॉक के कुछ सदस्य थे, मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे, पंजाब की जो लोकल क्षेत्रीय पार्टी थी, उनके भी सदस्य थे और अलग-अलग क्षेत्रों की जो क्षेत्रीय पार्टी थी, उनके भी सदस्य थे। तो इस तरीके से बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो गलत ऑप्शन कौन-सा हो जाता है? 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 जो है वो गलत मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें, राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 12वें नंबर पर देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल सही बात है, जो उद्देशिका का प्रस्ताव है, वो संविधान बनने के पहले तैयार किया गया था और इसमें संविधान की मूल भावनाओं को या संविधान के उद्देश्यों को बताया गया था कि इन इन चीजों का मुख्य रूप से प्रावधान हमारे संविधान में किया जाएगा। ये उद्देशिका प्रस्ताव आपको पता होगा कि 13 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और लगभग जनवरी 1948 में 1947 में जनवरी 1947 में लगभग 22 जनवरी के आसपास इसको अनुमति मिल गई थी संविधान सभा में। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये बात भी सही है क्योंकि यहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये सब की बात की गई थी और ये बताया गया था कि भाई भारत अब जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र बनेगा। तो इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इसमें शामिल थे। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, ये बात भी सही है। आप अभी संविधान की प्रस्तावना को पढ़े हैं, तो उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए और जो भी है आगे और उसके सबसे नीचे लिखा हुआ है कि अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। तो इस तरीके से जो संविधान की अथॉरिटी का जो सोर्स है, वो संविधान की वैधानिकता का जो सोर्स है, वो जनता को ही माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये नहीं। हमारे यहाँ राज्य का मुखिया जैसे केंद्र में जो मुखिया है वो राष्ट्रपति है और राज्य में जो कार्यपालिका का या शासन का मुख्य पद पे है, सर्वोच्च पद पे है राज्यों में, तो वो गवर्नर होता है। तो इनको क्या किया जाता है कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से या प्रत्यक्ष रूप से वोट देके नहीं चुना जाता। तो इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3 तो 1, 2 एंड 3 जो है ये हो जाएगा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये संविधान निर्मात्री सभा मतलब संविधान सभा ही होती है, उसके अध्यक्ष आपको सभी को पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार कब किया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो 22 जुलाई 1947 को आजादी के पहले ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको स्वीकृति मिल गई थी तिरंगे को। भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और कब हुआ था? तो ये तो हमारे प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। लागू जो हुआ था हमारा संविधान वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो वो एक अलग चीज़ है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। ये हमारे संविधान का एक हमारे शासन व्यवस्था का एक विशिष्ट गुण भी है कि हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ सर्वोच्च कौन है? संविधान है। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश से ली गई है। तो जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत यदि मान के चलिए विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध हो या फिर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो, तो ऐसे विधियों को जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है, वो उसकी पुनर्जांच कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कहते हैं और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अब आते हैं 18वें नंबर के प्रश्न में इनका क्या करना है कि कौन-कौन से प्रोविज़न कौन-कौन से देशों से लिया गया है, इसका मिलान करना है। तो मूल अधिकार आपको पता होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की जो संसदीय प्रणाली है यूके से लिया गया है।
यूनाइटेड किंगडम। आपातकालीन जो उपबंध है वो जर्मनी से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ए का हो जाएगा 2B1 C4, A2B1 C4, इस तरीके से ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में 20 भाग है, नहीं, भारत के संविधान में 25 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। यदि गणना की दृष्टि से देखें तो भारत के संविधान में अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं। लेकिन यदि ओवरऑल कैलकुलेशन करें, जैसे आर्टिकल 21 में एक नया आर्टिकल 21A जोड़ा गया है, 43A जोड़ा गया है, 300A जोड़ा गया है, 39A जोड़ा गया है, तो ये सबको यदि एक नया अनुच्छेद मान के चलें, तो हमारे टोटल अनुच्छेदों की संख्या वो 470 के आसपास आती है। तो इस तरीके से ये तो गलत है। गणना की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है, 390 नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हुआ। भारत के संविधान में जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची है, उनको संविधान में बाद में जोड़ा गया। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सॉरी, ये जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची है, वो अलग-अलग समय में अलग-अलग संविधान संशोधनों के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ी गई है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ ही थी। तो इस तरीके से ये हो गया, तो ये आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल 3। फिर इसका जो सही मिलान करते हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा चतुर्थ जो अनुसूची है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स को बताता है इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में अलग-अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व संख्या कितनी होगी, कितनी उनको सीटें दी जाएंगी, ये जो है वो चतुर्थ शेड्यूल में है। तो ये राज्यसभा से संबंधित है। षष्टम जो है वो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है कि जो असम और मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ-कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस तरीके से किया जाएगा, वहाँ की वो उससे संबंधित जो प्रावधान है वो हमारे मतलब उनकी जो पूरी सूचियाँ हैं वो हमारे 6वें अनुसूची में है। अष्टम अनुसूची में भाषाएँ हैं, 22 भाषाएँ हैं, जिनको हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। नवम अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ए का 3, बी का 4, A3, B4, इस तरीके से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसको घोषित किया गया है। ये हमारी प्रस्तावना में ही इसका वर्णन है, तो वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। फिर देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो देखिए, ये जो समाजवादी, अखंडता और ये पंथ निरपेक्ष शब्द है, तो ये तीनों ही शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। मूल संविधान में ये तीनों चीजें नहीं थी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ ये है कि इसका जो सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति है वो कोई भी एक सामान्य व्यक्ति बन सकता है। ऐसा नहीं है कि जो सर्वोच्च पद पर व्यक्ति है वो किसी राजा के परिवार से हो या वंशानुगत हो। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि भारत में जो शासन है वो वंशानुगत नहीं है। किसी-किसी देश में भारत के सर्वोच्च सॉरी, किसी-किसी देश में जो सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति होता है, उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। जैसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जनता स्वयं वोट देकर करती है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में जो सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति होता है, उसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन होता है। तो इसी वजह से हमारा जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक संसदीय व्यवस्था या संसदीय गणतंत्र है हमारा भारत। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही बात है। इनसे इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही बात है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। सर्वोच्च जो सत्ता है वो भारत की जनता में निहित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं, ये एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है। यहाँ ये जो है संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान करती है। एकीकृत का मतलब यह होता है कि केंद्र में एक अपनी सरकार होगी और राज्यों में अलग से कोई विधायिका, कोई कार्यपालिका नहीं होगी, बल्कि राज्य जो है वो केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार ही काम करेंगे। तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है वो एकीकृत शासन व्यवस्था होती है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रों में अपनी विधायिका कार्यपालिका होती है, उसी प्रकार से राज्यों में भी अपनी विधायिका कार्यपालिका होती है।
तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होता है, तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, ये बिल्कुल सही बात है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। देखिए, हमारे यहाँ जो गणतंत्र है यानी कि भारत का सर्वोच्च व्यक्ति या सर्वोच्च पदाधिकारी जनता के द्वारा चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जा रहा है, मतलब यहाँ पे संसदीय प्रणाली है इसकी, ठीक है? तो इस वजह से ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है और ये जो स्टेटमेंट है जो रीज़न है वो इस स्टेटमेंट का सही कारण बता रहा है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन ए जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आगे से जितने भी हम टेस्ट वगैरह लेंगे उन सब का एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाएगा।